सीएम धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी होगी फीस। रन फॉर योगा में शामिल हुए सीएम धामी, लोगों से किया योग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान। उत्तराखंड के सभी निकायों में कूड़ा वाहनों में लगेगा जीपीएस, मोबाइल पर मिलेगा कूड़ा गाड़ी की लाइव जानकारी, मोहल्ले में आई या नहीं अब सब होगा ट्रैक। उत्तराखंड में कड़े भू कानून के लिए बनाई जा रही नियमावली, अवैध भूमि सरकार की होगी अधीन। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजर्स पर दर्ज केस, कंपनी देगी 5-5 लाख रुपए मुआवजा। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिली राहत, कई जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक रहते हैं खबरों की ओर। अक्सर से खबर है जहां पुलिस का नशे के खिलाफ कार्रवाई, 52 नशीले कैप्सूल के साथ एक युवक को धर दबोचा। तस्कर प्रवेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ। शराब स्मैक के खिलाफ लक्सर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का अभियान नशे के खिलाफ लगातार जारी है। तस्कर को भी गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। 52 नशीले कैप्सूल्स के साथ एक युवक को दबोचा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, एक युवक को दबोचा भी गया, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, देवभूमि नशा मुक्त का जो सीएम धामी का अभियान है, उसको लेकर के हरिद्वार पुलिस लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है। और जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, उसमें आज फिर लक्सर पुलिस ने जो है एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो परवेज आरोपी है, इसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और इसके पास से 52 जो नशीले कैप्सूल है वो बरामद किए हैं। हालांकि जो पुलिस है वो अभी पूछताछ जो है अभी कर रही है, क्योंकि ये जो कैप्सूल है इसकी जो तस्करी है वो कहाँ से होती है और किस तरीके से कहाँ कहाँ इसको सप्लाई किया जाता है, तमाम ऐसी लीड को तोड़ने के लिए जो लक्सर पुलिस है वो काम कर रही है। शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तस्कर प्रवेश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलौर कोतवाली में होटल व ढाबा संचालकों के साथ थाने में बैठक आयोजित की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल में शराब और मांस सेवन को पूर्ण तरीके से प्रतिबंध करने को निर्देशित किया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में मांस, मछली, अंडा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। किसी होटल व ढाबे में मांस मछली बेचने की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला चलेगा हमारा 24 हो जाता है, तो जितने भी हमारे नाम क्या आपका बताया नहीं गया था। और आगामी समय में हमारा 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं यहाँ से। तो वो मेला शुरू हो रहा है जो हमारे 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। कुछ पहले से भी शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान हमारा लहसुन, प्याज और नॉन वेज इस तरह के जो तामसिक भोजन है इस पर प्रतिबंध रहता है। इस संबंध में होटल, ढाबे वालों को बुला के मीटिंग ली गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि इस पवित्र माह में श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज और लहसुन, प्याज आदि को बैन किया जाए, इनका प्रयोग न किया जाए। और जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हुए अपने क्षेत्र से सकुशल उनके गंतव्य को भेजा जाए।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। देहरादून नगर निगम ने स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कूड़ा एकत्रित वाहनों को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लैस करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था के चलते अब शहरवासी ये जान सकेंगे कि कूड़ा गाड़ी कहां आई, कहां गई और क्या उसने उनके मोहल्ले को कवर किया या फिर नहीं। इससे न केवल जनता को समय पर कूड़ा उठान की जानकारी मिल सकेगी, बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। नगर निगम का यह मानना है कि इस तकनीकी पहल से कूड़ा प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और नागरिकों की शिकायतों में भी कमी आएगी। जो हमारे यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, उसमें नगर निगम जब से कार्य कर रहा है तो हमने वार्ड में जो हाउस होल्ड कवरेज है उसको 46% से बढ़ाकर 80% तक हम लोग पहुँच गए हैं और प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि हम इसको 100% पर लेकर जाएं। इसके अलावा जो कुछ एक समन्वय की दिक्कतें आ रही थी कि कई लोगों को टाइमिंग का इशू हो रहा था कि वाहन किस समय आ पाता है, क्योंकि कई सारे हमारे वाहन ऐसे हैं जो कि सेकेंड राउंड भी करते हैं वार्ड में। तो इसके लिए प्रत्येक वाहन पर एक सीयूजी नंबर भी दिया गया है और उस नंबर को भी हम जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। उन नंबर्स की सूची सभी सिटीजन्स के पास में उपलब्ध हो ताकि वो संबंधित वाहन कार्मिक से समन्वय बनाते हुए कूड़ा उठान को सुनिश्चित करा सके। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं गदरपुर से, जहां पर खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर के ऑडिटोरियम में मंडल कार्यकारिणी सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अरविंद पांडे व भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने दीप प्रज्वलन के साथ की है। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत व माल्यार्पण कर परिचय दिया गया। विधायक पांडे ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चौमुखी विकास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो आपसी मतभेद बुलाकर निकाय चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों को बड़े मतों से जिताएं। साथ ही स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता करने वालों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। पहले विषम थी, आज क्योंकि 2000 देखिए भारतीय पार्टी है और हम निरंतर काम करते हैं। बूथ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमारी यहाँ संगठनात्मक इकाई गठित हुई है। आज उस संगठनात्मक इकाई का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत का कार्यक्रम था। मेरे यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, यहाँ की जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे सब लोगों ने आग्रह किया कि आना है और अपने सारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है। कुछ नियमित आज दिनेशपुर जो मंडल इकाई है उसमें जो अपने नए पदाधिकारी बने हैं, उन सबका आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था। उनको सबको उत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के अलावा कहीं भी वोट डालना नहीं चाहती। आम जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में जीते और कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जीतेगा तो निश्चित ही उसको सरकार में बैठने का लाभ मिलेगा, ताकि जनता को भी उसके क्षेत्र का भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए आम जनता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को ही, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे बीडीसी मेंबर का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ग्राम प्रधान हो, सब पे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम रहेगा।
राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन को देखते हुए जंगल सफारी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रविवार शाम पार्क प्रशासन ने चारों गेट बंद कर दिए। इस बार रिजर्व में 51,500 से ज्यादा सैलानी पहुंचे, जिसमें 2,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। पार्क को इस सीजन में 1.23 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। हर साल की तरह पार्क 15 नवंबर को फिर से सैलानियों के लिए खोला जाएगा। गेट पकड़ी है, गिलाई है। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों में आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए रंजना रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी बलात्कार, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले प्रकाश में आते हैं, उन सभी में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर बेटियों का शोषण कर रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के चंद दिनों बाद ही आज रविवार को उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। सामने आया कि अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। बाद में स्थानीय लोगों ने क्रैश साइट को रिपोर्ट किया। इस हादसे में 7 जिंदगियां हमेशा के लिए छिन गई। रिपोर्ट देखिए। सुबह का वक्त केदारनाथ से लौटते श्रद्धालु और अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं। उत्तराखंड की गौरीकुंड स्थित खर्क की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश के 66 वर्षीय विनोद देवी साल की दृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। 7 की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो BKTC में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और DDRF की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक RN एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में जान गंवाने वाली 19 वर्षीय दृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया है। उनका गुस्सा जायज है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? क्या यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है? परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मेरी पोती की मौत की जवाबदेही कौन लेगा? लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। घटना के तुरंत बाद केदारनाथ में हेली सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें DGCA, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन और UCADA के अधिकारी शामिल हुए। निर्देश दिए गए हैं कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त SOP तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न दोहराया जाए। इधर इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि ये 5वीं बड़ी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, लेकिन सरकार अभी तक एक भी ठोस नीति नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार कर यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही है। हतप्रभ करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि आखिर राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? क्यों इतनी कोताही और हिला हवाली इस पूरी चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है?
पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। न मौत के आंकड़े बाहर आ पाए, न मलबे के आने के आंकड़े बाहर आ पाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं बहुतायत में होती रही, लेकिन सरकार सुप्त अवस्था में सोई रही और उससे भी उसने सबक नहीं लिए। इस बार तो 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले 1 महीने में ये 5वां बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की आज अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरी हवाई सेवा को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल यह है कि हवाई सफर अब जानलेवा हो चुका है। चीन से आसमान का पंखों से सफर कितना महफूज है, ये सवालों के घेरे में है। हवा में उड़कर जाने का ख्वाब और जल्दी पहुंचने की कीमत का जिंदगी से ज्यादा है। अगर नहीं तो फिर ये हादसे क्यों? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के महोबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम महोबा से बताते हैं, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बाइक और कार में भीषण भिड़ंत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ये हम जानकारी आपको हम बता दें। तेज रफ्तार बाइक और कार में भीषण भिड़ंत हुई, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुराग पचौरी जुड़ चुके हैं। अनुराग, बड़ा भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कैसे हुआ हादसा? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? हम आपसे बता दें, ये महोबा में एक सड़क दुर्घटना हुई है, भीषण दुर्घटना हुई है। ये 343 क्षेत्र के ननौरा के पास की घटना है। इसमें तेज रफ्तार इको वैन और बाइक सवार आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें कुल मिला के 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इको कार वाले अपनी बहू की विदा कराने के लिए 5 किलोमीटर, घटनास्थल से 5 किलोमीटर आगे ननवारा गांव जा रहे थे और उससे पहले ही भीषण सड़क हादसा हो गया है। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों को और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों का उपचार किया जा रहा है। क्या अब तक मृतक लोगों की शिनाख्त हो सकी है? अभी शिनाख्त हो रही है। ये लोग के निवासी बताए जा रहे हैं। शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तेज रफ्तार बाइक और कार में भीषण भिड़ंत की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और जाम से निजात पाने के लिए DM7 बंसल की पहल पर शहर को पहले ऑटोमेटिक पार्किंग मिल गई है। कम जगह में ज्यादा गाड़ियां पार्क करने की ये सुविधा क्या बनेगी समाधान, या फिर बस एक दिखावटी मॉडल? हमारे संवाददाता यशदीप आर्या मौके पर पहुंचे हैं, आपको दिखाता है। कई बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ट्रैफिक और पार्किंग की है, जो अब कुछ ही दिनों में दूर होने वाली है। इस समय मैं खड़ा हूं देहरादून के परेड ग्राउंड पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर बन रही है शहर की सबसे पहली ऑटोमेटेड पार्किंग। DM सवीन बंसल के निर्देश पर यह पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें कई गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। कम जगहों पे कई बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ी करने की एक जो ये सेवा है, ये स्टार्ट कर दी गई है और यह अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। लगातार देहरादून में पार्किंग की समस्या एक आम समस्या बनी हुई नज़र आ रही है, जहां गर्मी बढ़ने के कारण लगातार पर्यटक
उत्तराखंड देहरादून का दौरा कर रहे हैं, वह मसूरी का दौरा कर रहे हैं, तो रास्ते में पार्किंग और ट्रैफिक जाम की एक समस्या आम बनी हुई है। इसी को देखते हुए डीएम सविन बंसल ने उन जगहों पर निर्धारित पार्किंग बनने का निर्माण किया है जहां पर कई समस्याएं होती हैं, जैसे कॉर्नेशन अस्पताल, तिप्ती मार्केट और परेड ग्राउंड को इस निर्धारित पार्किंग के लिए चुना गया है। लगातार डीएम सविन बंसल ने इसकी पूरी देखरेख करी है और पूरी कोशिश करी है कि देहरादून को किसी न किसी तरीके से जाम से निजात दिलाया जा सके। लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सी ट्रैफिक की समस्याएं, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में यहाँ से आते हैं और चारधाम भी इस समय चल रहे हैं। लगातार चारधाम में जब श्रद्धालु आते हैं तो वो देहरादून से ही गुजरते हुए जाते हैं और पार्किंग की समस्या एक अहम समस्या हो जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी समस्या को लेते हुए ये 3 जगहों पे कॉर्नेशन अस्पताल, तिप्ती मार्केट और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक पार्किंग का इस्तेमाल किया गया है। कल यहाँ पर एक ट्रायल भी किया गया जिसमें कई गाड़ियों को यहाँ पर ऊपर चढ़ा के देखा गया और कई वाहन जो एक साथ यहाँ पर 30 से 40 वाहन खड़े होने की जो एक सुविधा है वो यहाँ पे मिली। और घंटों के जाम से जो कई ऐसा होता है कि कई बार कई लोगों को घंटों के लिए अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, रोड पे लगा देते हैं तो नो पार्किंग में उनकी गाड़ियों को उठा के ले जाया जा सकता है, वह उसके कारण दूसरी गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इससे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जो जाम है और ट्रैफिक है उसमें एक निजात मिलता हुआ ये बहुत ही सक्षम कार्य हमें देखने के लिए मिल रहा है। सरकार के द्वारा लगातार हमें यही एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि पार्किंग की जो एक समस्या होती है वो एक आम बात होकर रह जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के और भी ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें मिल रही है देखने के लिए कि कितनी पार्किंग की सेवा यहाँ पर एक साथ 3 जगह। यहाँ पर एक ऐसा भी चीज़ हो सकती है कि लगातार खुद ही अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वो भी बहुत ही कम समय के लिए। अब देखना मिलेगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है, ये कितना काम आता है और कितना फ़ायदेमंद लोगों के लिए साबित होता है। मैं यशजी पारे, के न्यूज़ इंडिया से अपने वीडियो जर्नलिस्ट शुभम चौहान के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।